वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AMD एकेडमी। आज हम सभी कक्षा 12 के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन लिखा गया है 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। मतलब आपको दिया गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जबकि हमें दिया गया Q बराबर कितना 5 × 10⁻⁸ कूलाम। ये किसका मान दिया गया? यह हमारा आवेश है। आवेश कितना दिया गया है? 5 × 10⁻⁸ कूलाम। जबकि कहता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E बराबर हम कह सकते हैं 450 वोल्ट प्रति मीटर। कब? जब इसे कितनी दूरी पर रखा जाए। हमें दूरी की गणना करनी है, यानी कि हम R की गणना हमें करनी है। तो R का मान कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह किसके बराबर होती है? F/Q0। ठीक, जबकि Q0 की वैल्यू हमें दी गई है, F की वैल्यू हमें पता होगी क्या? 1/4πε0 Q/ क्या हो जाता है? R²। इस फार्मूले को हम तोड़ते हैं, कितना आता है? 1/4πε0 Q/R²। यह क्या हो जाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब E की वैल्यू हमें पता है क्या? E की वैल्यू हमारे पास दिया गया है 450 वोल्ट, तो हम रख देंगे 450 इक्वल 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? तो आप जानते हैं 9 × 10⁹ होता है इसका मान। Q की वैल्यू कितनी दी गई है? तो 5 × 10⁻⁸ बटे में कितना होगा? R²। क्योंकि R की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो R² इक्वल क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाइड R² इक्वल नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? 9 × 10⁹ गुणे 5 × 10⁻⁸ अपान कितना? 450। कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसे सॉल्व करें तो 9 बचे 45 गुणे 10⁻⁹ और 10⁻⁻60 ये घटेगा कितना? 10 अपान कितना? 450। यानी कि आ जाएगा 450 बटे 450। और इसे यदि हम सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 किसकी वैल्यू होगी? R² की। अर्थात यदि हम रूट निकाले तो कितना आ जाएगा? √1 प्लस माइनस तो R बराबर कितना? 1। क्यों? ये धनात्मक वैल्यू ली जाए क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती, अर्थात हमारे R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो 1 क्या होगा? मीटर होगा। 1 मीटर दूरी पर रखा जाएगा। बिंदु आवेश को 1 मीटर दूरी पर रखेंगे तो उनके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। यह तो हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्या कहता है? एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F न्यूटन है। मतलब 2 बिंदु हैं, मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रॉन स्थित है, जिनके बीच की दूरी क्या है? R है। ठीक, तो इनके बीच लगने वाला बल जो है F न्यूटन है। तो हम F बराबर क्या निकाल सकते हैं? F बराबर क्या होगा? 1/4πε0 QE मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश इंटू QE अपान क्या हो जाएगा? R²। या इसे हम तोड़ना चाहें तो लिख सकते हैं 1/4πε0 QE का स्क्वायर अपान R²। यह हमारा क्या आ जाएगा? लगने वाला बल। किसके बीच? इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल जो होगा कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार कहता है इसकी आधी दूरी पर स्थित वैद्युत बल कितना होगा? सॉरी, इसमें इनके बीच होगा, इसकी आधी दूरी पर स्थित 2 प्रोटॉनों के बीच में निकालना है वैद्युत बल। तो 2 प्रोटॉनों के बीच, तो हम क्या कहता है कि इनकी आधी दूरी पर, तो मान लीजिए प्रोटॉन यहां पर है, एक प्रोटॉन यहां पर है, इनकी आधी, यहां पर R था तो यहां पर कितना हो जाएगा? R/2 हो जाएगा दूरी पर।
रखे आवेशों के बीच वैद्युत बल कितना होगा, तो हम जानते हैं इस तरह निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आवेश कितना होगा क्यूपी, तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूपी इंटू क्यूपी अपान आर स्क्वायर। तो यहां पर आर की दूरी कितना है 1/2 का स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूपी का स्क्वायर अपान आर का स्क्वायर बटे कितना 4। तो यदि इसे हम थोड़ा सा, ये हमारा क्या था इलेक्ट्रॉन के बीच था तो Fe लिख दें, ये हमारा प्रोटॉन के बीच था तो Fe लिख दें। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, Fp इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्यूपी का स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, और ये 4 क्या हो जाएगा ऊपर, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जो इतनी वैल्यू है, आवेश तो दोनों बराबर होता है, क्यों, क्योंकि QE और QP क्या होते हैं बराबर होते हैं, लेकिन अंतर किसका होता है, परिमाण का अंतर होता है, अर्थात ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू किसकी होगी, तो Fe की वैल्यू होगी, और किसका गुना 4 गुना। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले बल का 4 गुना होता है। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला कि प्रोटॉन के बीच जो बल लगता है वह इलेक्ट्रॉन की तुलना में 4 गुना अधिक होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के बीच कम मतलब दुर्बल बंध से बंधे होते हैं, जबकि प्रोटॉन क्या होते हैं प्रबल बंध से बंधे होते हैं। इस प्रकार हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, क्या है, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। कोई भी दो बिंदु आवेश हैं, उनको वायु में रख दिया जाता है तो उनके बीच क्या होता है 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेश को एक परावैद्युतांक में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। आपसे कहता है, मान लीजिए दो आवेश थे कुछ इस प्रकार से, पहले आवेश का मान कितना था Q1, दूसरे आवेश का मान क्या था Q2। इन्हें क्या किया गया, R दूरी पर रखा गया। यहां पर पहले माध्यम क्या था, वायु था। जब यहां पर वायु था तो इनके बीच लगने वाला बल कितना था 80 न्यूटन का। तो हम कह सकते हैं वायु में Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इतना कर सकते हैं। अब यहां पर वायु में क्या है, बल कितने का लग रहा है 80 न्यूटन का। तो हम कह सकते हैं 80 बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। समीकरण क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार जब इस माध्यम को मतलब यहां पर Q1 और Q2 आवेश को किसी परावैद्युतांक मतलब दिए गए माध्यम में रख दिया जाता है तो उस समय इनके बीच लगने वाला बल कितना लगता है 8 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं उस समय F डैश की वैल्यू का क्या होगी, कब, जब आवेश को कहां रखा जाए, परावैद्युतांक में रखा जाता है। तब क्या होगा, F डैश की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश तो वही है, इसका मतलब Q1 Q2 भी वही रहेंगे। और इसके बीच इनके बीच की दूरी क्या है, सेम है, उतनी ही दूरी पर। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन यहाँ परावैद्युतांक में रखा गया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट जुड़ जाता है कुछ के, उस परावैद्युतांक का मान। इसे बना देंगे क्या, समीकरण 2। जबकि यहां पर F डैश की वैल्यू कितनी दी गई है, तो F डैश की वैल्यू 8 न्यूटन दी गई। इसे रहने दीजिए अभी, 8 न्यूटन दी गई तो 8 यहां रखेंगे तो बचेगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां हो जाएगा K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब बनाइए इसे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से देखें तो ये वैल्यू जो है किसके बराबर है 80 की।
यहां पर देखें ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, फिर ये 80 के बराबर थी, ये भी 80 के बराबर होगी। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या निष्कर्ष निकला कि 8 बराबर किसके होगा, ऊपर हो जाएगा 80, नीचे क्या हो जाएगा k, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और k की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, तो k बराबर लिख सकते हैं 80/8 और भाग देंगे कितना आ जाएगा 10। तो परावैद्युतांक का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा 10। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आइए पढ़ते हैं। माना दो गोले A व B समान आकार के हैं, एक तीसरा समान आकार का गोला आवेशहीन है। पहले प्रथम गोले के संपर्क में लाया जाता है, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाया जाता है तथा अंत में दोनों को हटा लिया जाता है। तब A व B के बीच नया प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। इसके कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास मान लीजिए एक गोला है, एक इसी प्रकार का B एक गोला है और एक गोला C है। इन दोनों पर आवेश है कितना, 6.5 × 10⁻⁷। इस पर कितना आवेश है, तो हम कह सकते हैं 6.5 × 10⁻⁷ इतना आवेश है। लेकिन यह क्या है, आवेशहीन है। क्या है, आवेशहीन है। प्रश्न कहता है सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, पहले गोले को इसके संपर्क में लाते हैं, फिर उसके बाद दूसरे गोलों की इसके संपर्क में लाते हैं, फिर सबको अलग कर देते हैं। अलग करने के उपरांत A और B के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होता है। इसके कहने का तात्पर्य है कि आप जानते हैं कोई भी एक आवेशित वस्तु होती है, एक अनावेशित वस्तु। मतलब आवेशित वस्तु और आवेश रहित वस्तु को जब संपर्क में लाया जाता है तो आवेश रहित वस्तु भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो ठीक, तो हम जानते हैं कोई भी वस्तु होती है, जैसे ये, इसका आकार इसके आकार के बराबर है। कहता है कि A व B क्या है, समान आकार के हैं और तीसरा गोला भी आवेश रहित है। लेकिन अब कह दिया जाए कि ये और ये दोनों क्या हैं, आकार इनका समान है और हम कहते हैं कि यह एक ही पदार्थ से बने हैं, तो हम यह जान सकते हैं इन पर जो आवेश होता है एक समान रूप से वितरित होता है। मतलब जब A और C को क्या किया जाता है, संपर्क में रखा जाता है। जब A और C को संपर्क में रखा जाएगा तब क्या होगा, तो A पर आवेश कितना हो जाएगा, C पर आवेश कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि QA', मतलब A पर अब नया आवेश कितना आ जाएगा, तो हम कह देंगे 6.5 × 10⁻⁷ और इस पर आवेश कितना है 0 और पूरे का बटा 2, ऐसे हो जाता है। मतलब इन दोनों के आवेश का योग बटे 2 कर दिया जाता है। जो चार्ज होता है उतना इसके ऊपर आ जाता है, उतना इसके ऊपर आ जाता है। तो इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 1 बचा 2 पंचे 10, मतलब 10⁻⁷। यह आ जाएगा QA'। इसी प्रकार हम C पर आवेश था, आवेश रहित था, लेकिन अब इस पर क्या हो जाएगा, इस पर कितना आवेश आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं इस पर आवेश अब क्या आ जाएगा 3.25 × 10⁻⁷। ये क्या हो जाएगा कूलाम, ये क्या हो जाएगा कूलाम। इतना आवेश, अब इस पर कितना नया आवेश है, इतना। अब इस पर नया आवेश कितना है, इतना। अब क्या कहता है, अब गोले C को किसके संपर्क में लाया जाता है, गोले B के संपर्क में। कहता है पहले प्रथम गोले के संपर्क में लाया जाता है तीसरे गोले को, फिर तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाया जाता है इसे। और जब दूसरे गोले के संपर्क में लाया जाएगा तो फिर उसके बाद उन दोनों को हटाकर A व B के बीच प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है। तो आइए अब B वाले गोले को C के संपर्क में लाएं तो क्या होता है, इसे थोड़ा सा रफ कर दें। क्या करेंगे, B को C के संपर्क में
संपर्क में लाने पर, तो बी पर क्या आवेश आ जाएगा, क्यू बी डैश इक्वल, अब हम क्या है क्यू बी डैश का मतलब कितना 6.5 गुणे 10 की घात -7 प्लस सी पर कितना आवेश आया नया, तो हम कह सकते हैं 3.25 गुणे 10 की घात -7 बटे क्या हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बी पर जितना आवेश होगा और सी पर जितना आवेश होगा उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो वही क्या हो जाएगा, बी पर नया आवेश हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे क्या जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 और 5 2 7 और 6 3 9 और गुणे कितना 10 की घात -7 बटे कितना 2, भाग देंगे 2 से कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 8 16, 1 बचेगा 2 7 14 और फिर इसके बाद 2 पंचे 10 और गुणे कितना 10 की घात -7, ये कितना आवेश होगा बी पर अब नया, तो इतना सी पर नया कितना आवेश होगा, तो हम सी पर नया आवेश हो जाएगा 4.875 गुणे 10 की घात -7। लेकिन अब कहता क्या है कि इतना करने के उपरांत ए व बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। पुराना क्या होगा, पुराना था ए और बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल जो पूछ रहा है इसके आधार पर निकालेंगे। पुराना प्रतिकर्षण बल ए और बी के बीच, तो मतलब आवेश तो दिया गया है, इनके बीच की दूरी दी गई है, प्रतिकर्षण बल का मतलब F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r² से निकाल सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास क्यू बी डैश की वैल्यू इतनी आ गई है, क्यू ए डैश की वैल्यू इतनी आ गई है, तो इनके साथ से हम क्या करेंगे नया प्रतिकर्षण बल निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। क्या निकलेगा, तो सर्वप्रथम हमें दूरी कितनी दी गई है, r बराबर दिया गया है 50 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 50 गुणे 10 की घात -2 मीटर, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब क्यू ए डैश की वैल्यू कितनी दी गई है 3.25 गुणे 10 की घात -7, इसी प्रकार क्यू बी डैश की वैल्यू कितनी दी गई है, तो हम कह सकते हैं 4.875 गुणे 10 की घात -7, ये हमारा नया आवेश आया था। अब इस पर हम क्या निकालेंगे प्रतिकर्षण बल, तो बल का फार्मूला होता क्या है, तो हम जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। तो यहाँ क्या हो जाएगा क्यू ए डैश और क्या हो जाएगा क्यू बी डैश, ये हमारा क्या आ जाएगा फार्मूला। तो एफ की वैल्यू निकालनी है, इसका मान कितना होता है, तो 9 गुणे 10 की घात 9। अब क्यू ए डैश की वैल्यू कितनी होती है, तो 3.25 गुणे 10 की घात -7। अगला क्यू बी डैश की वैल्यू कितनी होती है, 4.875 गुणे 10 की घात -7 बटे क्या हो जाएगा, इनके बीच की दूरी का वर्ग, दूरी कितनी है, तो 50 गुणे 10 की घात -2। इसी प्रकार हम इसे 2 बार लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम आगे 50 कर दें और पीछे क्या 10 की घात -2 क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, तो हम 2 बार लिख दिए। अब इसे सॉल्व करें थोड़ा सा, यहाँ 10 की घात 9 है, यहाँ पर 10 की घात -7 है, तो ये घटेगा कि जुड़ेगा, तो आप जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं। 9 में से 7 गया कितना बचा 2 और 2 यहाँ पर -7 यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये भी जुड़ जाएगा, मतलब आएगा कितना 7 में से 2 जाएगा 5, तो हम लिख सकते हैं 9 गुणे 3.25 गुणे 4.87 गुणे यहाँ लिख सकते हैं 10 की घात -5 बटे कितना 25, या आप ऐसे रख दीजिए 50 गुणे 50 और यहाँ पर 10 की घात 2 -2 10 की घात -2, तो इन दोनों का गुणा में घातें जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -2 कितना -4, ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा रिजल्ट आपका। फिर से आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। यहां पर दिया गया ऐसे हम रफ कर लेंगे, 9 गुणे कितना दिया गया 3.25, फिर इसके बाद 4.87
5 था, 5 यहाँ भूल गए थे, यहाँ लिख देंगे। इसके बाद गुणे कितना 10 की घात -5, ये 10 की घात -4 है, ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा प्लस में, बटे कितना 50 गुणे 50। ये साल होगा कितना 10 की घात -1, इसे 5 से काट सकते हैं ना, तो 5 से काटेंगे 15×50 और ये कितना हो जाएगा 0.536, 2 बचेगा 5×25। इसी प्रकार इसे हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5×50 और ये कितना 5×9=45 हो जाएगा, 3 बचेगा 5×7=35, 2 बचेगा यहाँ से तो 5×25। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, लिख सकते हैं 9 गुणे 0.65 गुणे 0.97, 5 गुणे 10 की घात -1 और यहाँ नीचे कितने 10 की घात 2, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 की घात -3। तो लिख सकते हैं 9 गुणे 0.65 0.975 गुणे 10 की घात -3। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे गुणा, इन तीनों का यदि गुणा करें कितना आएगा 5.7837 गुणे 10 की घात -3। यह हमारा क्या हो जाएगा इनके बीच नया प्रतिकर्षण बल। तो इस प्रकार हमने चौथे क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसके बाद हम पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पांचवा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से क्या कहता है, एक द्विध्रुव में 10 माइक्रोकूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, तो द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं 2 द्विध्रुव आघूर्ण है हमारे पास, ऐसे मान लीजिए आवेश कितना है 10 माइक्रोकूलम, 1 पर 10 माइक्रोकूलम का मतलब क्या 10 की घात कितना -6 कूलम। ये परिमाण बराबर तो है लेकिन क्या है दिशा में विपरीत है, तो इस पर कितना -10 गुणे 10 की घात कितना -6 कूलम हो जाएगा। इनके बीच की दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो आप बताएं कि द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो हम कह सकते हैं P = Q × 2L। Q का मान कितना है 10 गुणे 10 की घात -6। अब 2L का मतलब होता है इनके बीच की दूरी टोटल कितनी है, तो 2L = 1 सेंटीमीटर दिया गया है, तो सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे किसमें जाएगा 10 की घात -2 में। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 10, ये 10 की घात -6 गुणे 10 की घात -2, तो यहाँ पर 1 है, सॉल्व करें 6 2 8 में से 1 जाएगा कितना 10 की घात -7, यह आ जाएगा कितना द्विध्रुव आघूर्ण हमारा। तो यह तो हमारा पहले प्रश्न का आंसर हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना था। दूसरा कहता है द्विध्रुव से 1 मीटर दूरी पर, मान लीजिए द्विध्रुव है इससे 1 मीटर दूरी पर, ये दूरी कितनी है 1 मीटर दूरी पर रखे किसी बिंदु पर हमें अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, E = 1/4πε0 2p/r³। तो 1/4πε0 2p की वैल्यू मतलब p की वैल्यू कितना दिया गया है 2 गुणे 10 की घात -7 और बटे r³ मतलब 1 दिया गया है। यहाँ पर देखिए दूरी कितनी है 1, और 1 का क्या हो जाए क्यूब, और इसकी वैल्यू कितनी 9 गुणे 10 की घात 9, 2 गुणे 10 की घात -7, ये तो 1 हो ही जाएगा, तो 9 दूनी 18 और इसमें से घटेगा कितना आ जाएगा 10 की घात 2, जिसे हम कह सकते हैं 1800 वोल्ट प्रति मीटर। कुछ इस प्रकार से हमारा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। इसके बाद निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं E = 1/4πε0 p/r³। इतना होता है। P की वैल्यू कितनी दी गई है 10 की घात -7 और इतने की वैल्यू क्या होती है 9 गुणे 10 की घात 9। P की वैल्यू 10 की घात -7 और बटे कितना r³ की वैल्यू मतलब r की घात कितना, यहाँ 1 की घात 3 आ जाएगा। इतना कर सकते हैं। इसे हम गुणा करें क्या आ जाएगा 9 गुणे इसमें कितना आ जाएगा 10 की घात 2 और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 900 वोल्ट
प्रति मीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस प्रकार हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। यदि वीडियो कहीं पर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।